सत्ता की शुरुआत लेकिन आज राजनीति की चुनावी कुंजी से करते हैं, जिसका लाउड स्पीकर आज बंद हो गया। 5 राज्यों में जो चुनावी शोर जारी था, उसके आखिरी चरण में बंगाल की 148 सीटों पर शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार हुआ। 2 दिन बाद यानी 29 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी। लेकिन चुनाव प्रचार पर ब्रेक लगने से पहले बंगाल में देसी बम वाली कहानी देखने के लिए मिली। टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर हमला हुआ, पुलिस थाने में राजनीतिक दलों की झड़प हुई और नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए, जिसके बाद कई राउंड देखने के लिए मिले। सत्ता में हमने इस पर एक विस्तृत कुंजी बनाई है, जिसकी शुरुआत नेताओं के उन हमलों से करेंगे जिसमें काफी आग है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर 24 परगना के जगतदल में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि बंगाल की सुरक्षा और विकास अब उनकी जिम्मेदारी है। वो इस जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि बंगाल में परिवर्तन पक्का है। अभी मैं जा रहा हूं, 4 मई को शपथ ग्रहण में फिर से आना ही है। जबकि ममता बनर्जी ने आज ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा वो ईवीएम में चिप लगा देंगे, वोट करने से पहले मशीन को देख लीजिए। एक बार सुनिए प्रचार के आखिरी दिन दोनों नेताओं ने एक दूसरे से कैसे टकराव दिखाया। ये रोड शो मेरे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा। मैं अनुभव करता था ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रहे। टीएमसी के नेताओं ने एक बार भी मां, माटी, मानुष का नाम तक नहीं लिया। जिस नारे के साथ टीएमसी ने बंगाल में सरकार बनाई थी, वो नारा ही टीएमसी ने भुला दिया। गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है। मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। आपका इधर में मशीन खराब करने का कोशिश भी करेगा। एक बात याद रखिए, अगर आप सुना मशीन खराब हो गया 2000 वोट का बाद, फिर आके आपका पहले का वोट दीजिए कि वो मशीन में हम आज देखा है एक वीडियो में, एक आदमी को वोट दे रहा है एक पार्टी को, तो बीजेपी का पास चला जा रहा है। खराब मशीन में आप वोट करोगे ना, टेक केयर, कोई मशीन खराब हो जाएगा तो उसमें वोट करना नहीं है, वो चिप लगा देंगे। और मशीन वोट का पहले पूरा देख लीजिए सबका वोट सब पार्टी में जाता है कि नहीं है। पहले चरण के चुनाव में बंगाल से ज्यादा हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन दूसरे चरण के प्रचार में माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। आरामबाग से तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिताली बाग की कार पर हमला किया गया। ये घटना उस दौरान हुई जब वो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रचार कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने उन पर हमला किया, जिसमें उनकी कार के शीशे टूट गए और कांच के टुकड़े उनके शरीर में चुभ गए। मिताली बाग अभिषेक बनर्जी की रैली के लिए जा रही थी जब उन पर यह हमला हुआ। इस बात से अभिषेक बनर्जी भी काफी गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि 4 मई के बाद चाहे टीएमसी आरामबाग जीते या हारे, वो खुद इस इलाके की जिम्मेदारी लेंगे। देखेंगे कि किस बीजेपी नेता में हिम्मत है और कौन उनके साथ खड़ा होगा। কিভাবে ভেঙেছে দেখুন গাড়িটাকে, সর্বত্র গাড়িটাকে কিভাবে ভাঙচুর করেছে দেখুন। প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল, প্রাণে মেরে ফেলবে। আমি কোনো রকম আমার বিয়ে, আমার ড্রাইভারকে আমি কোনো রকম এবং নিজে প্রাণে বেঁচেছি। খেলা যখন আজকে ওরা শুরু করেছে মিতালির উপর আক্রমণ করে, ফিনিশিংটা আমি করব, শেষটা আমি করব 4 তারিখ, কথা দিই।
29 अप्रैल को वोटिंग है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, लेकिन इससे ठीक पहले 25 अप्रैल को बंगाल पुलिस को कोलकाता के उत्तर काशीपुर में 79 देसी बम मिले। ये बम उत्तर काशीपुर में एक कब्रिस्तान के पास रफीकुल इस्लाम के घर पर छिपाकर रखे गए थे। पुलिस को सूचना मिली थी चुनाव के दौरान इनका इस्तेमाल हो सकता है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई और बम बरामद किए गए। रविवार को ही एनआईए ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया और एफआईआर दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी। कोलकाता पुलिस के मुताबिक देसी बम के अलावा लगभग 3.37 किलोग्राम गन पाउडर, 1.61 किलोग्राम सल्फर, जूट की रस्सियां और 10 पैकेट रोल कैप मिले हैं। इधर बम बारूद मिल रहा है, उधर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच मारपीट और हंगामे के नए नए एपिसोड रोज रिलीज हो रहे हैं। आज पीएम मोदी ने जगतदल में रैली की। आज की इस रैली से पहले कल यहां खूब बवाल हुआ। दरअसल कल उत्तर 24 परगना जिले के जगतदल इलाके में बीजेपी नेता पीएम मोदी के पोस्टर लगा रहे थे। इस बात से टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद जगतदल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राजेश सिंह ने देर रात जगतदल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन इस शिकायत को दर्ज कराने के थोड़ी देर बाद ही थाने में ही दोनों दलों के समर्थक एक बार फिर भिड़ गए। कई लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह बंगाल के गोघाट विधानसभा क्षेत्र में भी हंगामा हुआ। यहां बीजेपी टीएमसी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। हिंसक झड़प में कई कार और बाइक को नुकसान पहुंचा। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ये मारपीट की गई। तो हम लोग सब आदमी वहाँ हमारा पार्टी का वार्ता जितना था उन लोग को लेके थाना में गया था, जगतदल थाना में एफआईआर करने के लिए, रद्द करने के लिए। उसी टाइम देखा है जो हम लोग का जो एक्स एमपी था, एक्स एमपी सीआईएसएफ को लेके बुरी तरह से हम लोग के ऊपर हमला किया। हमारा फ्लैक्स फाड़ दिया गया, हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए, उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ सिंह पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है। বার্তা কি আছে, ঘটনা হয়েছে, অ্যাকশন আর রিঅ্যাকশন হচ্ছে, রিঅ্যাকশন হচ্ছে এখন। মিতালি বাগের ঘটনা কি রিপোর্ট চাও? মিতালি বাগের গাড়িতে ভাঙচুর স্যার, রিপোর্ট কিছু চাওয়া হয়েছে স্যার? प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत लगा दी। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी ने भी आज चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इनका दावा है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सत्ता कंफर्म है। हालांकि ये बात कंफर्म है या नहीं, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लास्ट दिन है, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज तो लास्ट दिन है। देखिए, हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। पहले चरण में हमारी 110 से ज्यादा सीटें। 4 तारीख सब देखेंगे क्या होगा, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहता हूँ, देखना जरा 4 तारीख क्या होता है। भाजपा की सरकार बनने का टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए। गुंडों को लेकर कहा कि हम उल्टा टांग देंगे, एक डर हटाने की कोशिश की लोगों के जहन से। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि इस बात को लेकर हम उनके खिलाफ गुंडे टंगा रहे हैं, तो ममता को दुख क्यों हो रहा है? देश का गृह मंत्री गुंडों को चेतावनी दे रहा है, तो दुख ममता जी को क्यों हो रहा है? आप हैरान नहीं है?
उनको तो समर्थन करना चाहिए गृह मंत्री का, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करना तो उनका काम है। सियासी क्लेश वाले बयान आपने देख लिए, लेकिन अब आपको एक ऐसा बयान सुनाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इस पर स्वास्थ्यवर्धक विमर्श हो रहा है। इस विमर्श में के केंद्र में है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने गर्मी से बचने का एक अजब और गजब फॉर्मूला जनता को दे दिया, जिसके वैज्ञानिक प्रमाण भी तलाशे जा रहे हैं और साइंटिफिक फैक्ट चेक भी हो रहा है। जिन्होंने भरी सभा में कहा कि गर्मी से बचने का राज पॉकेट में प्याज। असल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों एमपी में शिवपुरी दौरे पर हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वहीं का 1 मिनट 23 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वो प्याज को गर्मी से बचाने वाला हथियार बता रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि उनके अनुसार ये काम सिर्फ जेब में 1 प्याज रखने से ही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री का जो बयान वायरल है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे हैं कि वो अपनी कार में एसी इस्तेमाल नहीं करते, ना ही एयर कंडीशनर वाले किसी माहौल में बैठना पसंद करते हैं। इसके बाद वो मई और जून की गर्मी से बचने का अजब गजब राज जनता को बताते हैं और ये कहते हैं कि गर्मी में अपने पॉकेट में सिर्फ प्याज ले जाओ, गर्मी का असर आप पर नहीं होगा। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान सुनिए, फिर दिखाएंगे जब इस दावे का फैक्ट चेक किया गया तो क्या पता चला। ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बुरी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, और जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा के पॉकेट में भी प्याज डालो। देखो, यही तो हुई बात। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लाखों करोड़ों की योजनाओं के ऐलान के बीच सिंधिया का गर्मी से बचने का ये फॉर्मूला वहां के लोगों को काफी पसंद आया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बहस वाली लू चलने लगी, फैक्ट चेक होने लगा। क्या वाकई ऐसा संभव है? क्या सिर्फ एक जेब में 1 प्याज रखने से गर्मी से बचा जा सकता है? जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि जेब में प्याज रखकर लू या प्रचंड गर्मी से बचने का दावा एक बहुत ही पुराना भारतीय मिथक और पारंपरिक मान्यता है। लेकिन विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में इस पर क्या लिखा है, आप वो सुनिए। डॉक्टर्स के अनुसार कच्चा प्याज खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। प्याज के अंदर बैक्टीरियोसेटिन नाम है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा प्याज में पानी की अच्छी मात्रा होती है जो गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। लेकिन इसे सिर्फ कपड़ों में या जेब में रखने से शरीर के तापमान पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता है। ना ही जेब में रखा हुआ प्याज बाहर की गर्म हवा शरीर तक पहुंचने से रोक सकता है। यानी जेब में प्याज रखने से गर्मी से बचा जा सकता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जेब में प्याज रखने से ना तो शरीर का तापमान कम होता है, ना ही हीट स्ट्रोक से ये बचाता है। इस पर हेल्थ एक्सपर्ट को भी आपको सुनना चाहिए। प्याज के बारे में पुरानी कहावत है, प्याज लू से रोकती है, बट ऐसी लू से नहीं रोकेगी प्याज। मेरे हिसाब से प्याज लेके चलोगे तो लू से नहीं रुक पाएंगे, एक्सपोजर से ही बचना है। प्याज का इसमें ऐसी गर्मी में कोई रोल नहीं है। प्याज में ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे हीट स्ट्रोक ना हो, ये मिथ भी है और पुरानी बात है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल से खारिज नहीं करूँगा। प्याज के अपने फ़ायदे हैं, प्याज को खाने से अच्छा होगा। तो डॉक्टर्स के अनुसार प्याज जेब में रखना गर्मी से बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप वास्तव में गर्मी से बचना चाहते हैं तो कुछ प्रमाणित तरीकों को आपको अपनाना चाहिए। शरीर को अच्छे से हाइड्रेट रखें, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पानी के अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ या ORS का घोल भी लें। साथ ही हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें।
ताकि पसीना सूख सके। साथ ही बाहर निकलते वक्त सिर ढकें। इसके लिए छाता, टोपी, गमछे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि दोपहर 2 से 3 बजे के बीच 12 से 3 बजे के बीच प्रचंड धूप में बाहर निकलने से आप बचें। ये वो असली वैज्ञानिक तरीके हैं जो आपको गर्मी और लू से बचाने में मदद करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गर्मी वाले फॉर्मूले के बीच देश में गर्मी वाला अलार्म भी बज रहा है। आधा भारत इस वक्त उबल रहा है। सूर्य देव के रौद्र रूप की वजह से लोग गर्मी से जल रहे हैं। इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसे देखकर आप सभी न्यूज मित्रों को थोड़ा और गर्मी का एहसास हो सकता है। हाल में AQI.in का रियल टाइम डेटा आया है, जिसका विश्लेषण करने पर पता चला कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 शहर भारत के निकले। सबसे गर्म टॉप 20 शहरों में 19 शहर भारत के हैं। इसमें ज्यादा शहर यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना के थे, जहां सबसे ज्यादा गर्मी रही। यूपी का झांसी, MP का ओरछा और ओडिशा के बालनगीर का नाम इसमें टॉप पर रहा। यहां तापमान 45 डिग्री से भी ज्यादा दर्ज किया गया, जिसने गर्मी के पिछले रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया। रविवार को गर्मी ने सबसे ज्यादा लोगों को बेहाल कर दिया, जब राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र के 7 शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया। इससे सबसे ऊपर बांदा का नाम रहा, जहां तापमान 47.1 दर्ज किया गया। इसके अलावा अकोला, अमरावती और जैसलमेर जैसे शहरों में पारा 46 डिग्री से ऊपर रहा, जबकि यूपी के प्रयागराज और वाराणसी तक में लोगों ने प्रचंड गर्मी के इस अलार्म को सुना भी और महसूस भी किया। हालांकि आज मौसम विभाग ने एक ऐसा अनुमान जताया है जिसमें राहत वाले संकेत हैं। IMD के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी की वजह से राहत की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अभी लोग गर्मी से किस तरह परेशान हैं, इस पर एक रिपोर्टर रील आई, आपको दिखाते हैं। पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। आलम यह है कि लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में ही कैद करके रख दिया है। तापमान 42 डिग्री के पार दिल्ली में जा चुका है और जबरदस्त गर्मी और लू की वजह से डॉक्टर भी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि दोपहर के वक्त हो सके तो घरों में ही कैद रहें। हीट वेव तब बोलते हैं जबकि नॉर्मल टेम्परेचर से वो 4 से 6 डिग्री ऊपर जाता है और वो परसिस्टेंटली रहता है, और ऐसी हीट जो है नॉर्मल इंसान को काफ़ी तंग करती है और उसकी वजह से नॉर्मली डिहाइड्रेशन होने का डर होता है, उसमें पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है और बुखार हो सकता है। ऐसे लगता है जैसे वीकनेस है, थकावट है। 46.4 जो है अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज किया जा चुका है। इसी के साथ साथ जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर कोटा एवं चित्तौड़गढ़ में 45.2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। आगामी दिनों की अगर बात करें तो जो हीट वेव का दौर है आगामी 2 दिन और जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आज यानी सोमवार शाम से ही तापमान में कमी आएगी। दरअसल सोमवार को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टकरा रहा है, जिसके कारण हिमालयी क्षेत्रों में सोमवार को बारिश होगी और मंगलवार से दिल्ली और NCR में जो तापमान है उसमें कमी आएगी। हम आज से ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का प्रभाव करेगा, जिसका मेजरली आज जो प्रभाव है वो हिमालय रीजन में रहेगा। जैसा कि अगर इस फिगर में देखें, हमने जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए हीट वेव कंडीशन दे रखी हैं। जे आज इवनिंग में वहाँ थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी तो टेम्परेचर वहाँ गिर जाएंगे। अगर आप प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में कल से टेम्परेचर गिरने का अनुमान है। सत्ता में अब बात करते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की, जो इस वक्त फायर मोड में हैं। उनके अलग अलग बयानों को लेकर पिछले कुछ दिनों से कलेश छिड़ा हुआ है। पहले उन्होंने 4 बच्चे पैदा करो और 1 बच्चा RSS को देने की सलाह दी, तो अब उन्होंने दुर्गा और बुर्का वाला ऐसा प्रवचन दिया जिस पर कलेश की नई सीरीज शुरू हो गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बेटियों को दुर्गा और बुर्का वाला संदेश दिया। उन्होंने लड़कियों से कहा, दुर्गा बनना, काली बनना, लेकिन कभी बुर्के वाली ना बनना। उनका ये बयान मौलानाओं और मौलवियों को पसंद नहीं आ रहा है। साथ ही कुछ राजनीतिक दल भी इसे समाज में जहर घोलने की कोशिश बता रहे हैं। पूरा विमर्श इस बात पर है कि बेटियों को सशक्त करने के लिए दुर्गा और काली वाला संदेश तो ठीक है, लेकिन टारगेट बुर्का पर क्यों है?
धर्म विरोधी ताकतें नाम बदलकर, भेष बदलकर लगातार लव जिहाद के पीछे पड़ी हैं। इसके लिए हम इस कथा में विशेष रूप से सनातनीय बेटियों को जागरूक करेंगे कि बेटियों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। हमारी यही प्रार्थना है कि तुम कुछ भी बनना, पर बेटी कभी तुम बुर्के वाली मत बनना। बागेश्वर बाबा के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, उनको इलाज की ज़रूरत है। हो सकता है कि इनको राज्यसभा जाना हो, एमपी बनना हो, बीजेपी से कुछ उनको माइलेज मिल रहा हो, तो ये तरीके से अगर ये बयानबाजी देंगे तो ही इनका बीजेपी में चांस है। तो पता है ना कि उनको नफरत फैलाने की आदत है। क्या पहली मरतबा इंटरकास्ट मैरिज तो पहले भी हुई है ना? नहीं हुई? इनके बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों ने इंटरकास्ट मैरिज किया है भाई। वो क्या था वो सब? बड़े बड़े सुपरस्टारों ने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया है, मगर इनको खुद को मैरिज नहीं करना है, दूसरा कोई कर रहा है, संवैधानिक दायरे में रहकर, तो उनको तकलीफ हो जाती है। इसलिए इनकी बातों को ज़्यादा गौर मत करो, इनके बयानों को ध्यान मत दो, जवाब दो। अब बाबा बागेश्वर के बयानों से जुड़े विवादों की दूसरी कुंजी खोलते हैं, जिसमें बाबा बागेश्वर के माफी मांगने वाला अपडेट है। छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास स्वामी के बारे में अपनी टिप्पणी पर विवादों में घिरे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार उन लोगों की आलोचना कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जिनके स्वराज में हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उनका किसी के प्रति कोई गलत इरादा नहीं था, फिर भी उनकी भावनाओं से किसी को ठेस पहुंची हो तो वो माफी मांगते हैं। असल में नागपुर के कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने शिवाजी महाराज को लेकर एक दावा किया था। उन्होंने कहा था कि शिवाजी महाराज युद्धों में थक गए थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को त्यागने की इच्छा जताई थी। इस पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन माफी के बाद भी विवाद पर फुल स्टॉप नहीं लगा है और बयानबाजी फुल स्विंग में अभी भी जारी है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए। एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों को, मठों को, महंतों को, आई तुलजा भवानी को कितना मानते थे। उस भाव को कहने का तरीका हमारी अपनी भाषा में था, जिसको कुछ लोगों ने अनर्थ करके गलत प्रस्तुत किया। किसी को उससे ठेस पहुंचाओ तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी हैं। अब माफी मांगनी तो खैर बहुत अच्छी बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आराध्य दैवत है, उनके लिए महाराज के अगाध श्रद्धा है और ऐसे श्रद्धा इस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में है, उनके बारे में बगैर ज्ञान के, बगैर नॉलेज के, बगैर जानकारी के टीका टिप्पणी करके ऐसे बाबा लोग और कुछ नहीं अपनी फजीयत कराते हैं। ये गुरु नहीं है, ये कॉरपोरेट मीडिया के बनाए हुए लोग हैं। ये कहीं भी धार्मिक गुरु नहीं है, धर्म से तो कोई लेना देना और रिश्ता नहीं है। इतिहासकार वेगळं आहे, ते शेवटपर्यंत जातात, काय इतिहास झाला ते शोधून काढतात। त्यामुळे आतापर्यंत कुठलीही अशी गोष्ट पुढे आलेली नाही किंवा पुरावा पुढे आलेला नाही। रामदास, संत रामदास आणि महाराजांची भेट झाली असं कुठेही वाचनात आलेलं नाही, म्हणून त्याचा विरोध करण्यात आलेला आहे। अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, जिनकी पार्टी में पिछले हफ्ते काफी बड़ी टूट-फूट की घटना हुई। 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने शराब घोटाले के मामले में एक नया स्टैंड लिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में निचली अदालत ने बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बेंच बदलने की अपील की थी। वो चाहते थे कि उनका मामला कोई दूसरा जज सुने। उन्हें स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच पर भरोसा नहीं है, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।
और कहा था कि वो इस सुनवाई से खुद को अलग करके सरेंडर नहीं करेंगी। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होंगे और ना ही उनकी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाले मार्ग पर चलेंगे। केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर यह फैसला लिया है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार रखते हैं। आखिर में यह भी समझाया है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें, लेकिन उन्होंने मेरी दलीलें खारिज कर दी और फैसला दिया कि वो स्वयं ही ये केस सुनेंगी। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी में हितों के टकराव के उदाहरण दिए गए हैं। 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस सुजॉय पॉल ने ट्रांसफर का अनुरोध किया क्योंकि जस्टिस सुजॉय पॉल का बेटा उसी कोर्ट में वकालत कर रहा था। इसी तरह 2023 में जस्टिस अतुल श्रीधरन ने ट्रांसफर का अनुरोध किया क्योंकि उनकी बेटी हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में वकालत शुरू करने वाली थी। केरल हाई कोर्ट में एक मामला ऐसा ही आया जब जस्टिस बी शिवरामन नायर ने ट्रांसफर का अनुरोध किया क्योंकि उनकी बेटी और बहू ने हाई कोर्ट में वकालत शुरू की थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे ईशान शर्मा केंद्र सरकार के पैनल काउंसलर के रूप में काम करते हैं, जिस पर केजरीवाल ने हितों के टकराव के आरोप लगाए हैं। आरोपी की 2023-25 के बीच उन्हें बड़ी संख्या में केंद्र सरकार से संबंधित केस मिले, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल का मामला ना सुने, लेकिन स्वर्णकांता शर्मा इससे सहमत नहीं है। अब इस पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी कह रहे हैं कि ये कोर्ट और केजरीवाल का मामला है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये अंतरात्मा की आवाज नहीं, अपराधी की आवाज है। केजरीवाल साहब उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि वकील भी हम हैं, गवाह भी हम हैं और जज भी हम हैं, सब कुछ वही है, तो इस न्याय व्यवस्था की ज़रूरत क्या है। हमेशा न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाना, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना, यही इनका वर्क कल्चर है और यही इनकी मानसिकता बन गई है। लिटिगेंट और अदालत के बीच में मामला है, तो इसलिए ये तो उनके विवेक पे ऊपर है और दूसरा अदालत के विवेक के ऊपर है कि इसको दोनों किस तरह से लेते हैं, इसके ऊपर कोई टिप्पणी बनती नहीं। ये अंतरात्मा की आवाज नहीं है, ये एक अपराधी की आवाज है। वो इस बात को जानते हैं कि शराब घोटाले में उन्हें सजा मिलनी तय है क्योंकि उन्होंने चोरी भ्रष्टाचार लूट किया है, लेकिन जिस तरह से वो माननीय न्यायालय और माननीय न्यायाधीश को अपनी निजी स्वार्थ के लिए घसीट रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, ये अराजकता है और इसके लिए इनको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि इसको पेश होना है या नहीं होना, कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि जज कौन होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला है वो सही इसलिए भी है कि 6 बार इन्हीं जज महोदया ने हमारे खिलाफ फैसला दिया हाई कोर्ट से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बदला। कुल मिलाकर दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, अपने अपने स्टैंड पर खड़े हैं। अब यह देखना होगा कि केजरीवाल के अंतरात्मा की आवाज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा तक पहुंचती है या फिर मामला ऐसे ही चलता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं, जहां ईरान और अमेरिका के बीच टकराव और बातचीत को लेकर कई नए और बड़े अपडेट हैं। दूसरे राउंड की वार्ता का रास्ता बंद होने के बाद दोनों तरफ से नई धमकियों का आगाज हुआ है। इन धमकियों से खाड़ी देशों में महायुद्ध शुरू होने का डर एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। अरब वर्ल्ड की मुसीबत यह भी है कि बात सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका और ईरान नए युद्ध के लिए सैन्य तैयारी भी जबरदस्त कर रहे हैं, जिसके बाद कुछ बड़ा और बारूदी होने का खौफ है।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका पहले हॉर्मूज से नाकाबंदी हटाए, इसके बाद ही कोई बात होगी। इसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा ईरान के पास डील करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ईरान अगर अपनी बर्बादी से बचना चाहता है तो 3 दिन में डील कर ले। इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया उसे भी आप जान लीजिए। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह कारगर है, जिसकी वजह से ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा है। ईरानी कच्चे तेल को जहाजों और स्टोरेज टैंकों तक ले जाने का रास्ता बंद है। इस वजह से तेल सप्लाई करने वाली पाइपलाइन पर दबाव है। अगर ये जारी रहा तो इन तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। ट्रंप का दावा है कि ये ईरान के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि ईरान फिर कभी इन पाइपलाइंस को ठीक नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने जिस आक्रामकता के साथ ये धमकी दी, ईरान ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने संकेतों में वो सारे कोड्स और कार्ड्स बताए जो ईरान अभी चल सकता है। साथ ही दावा किया कि ट्रंप अपने सभी कार्ड चल चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है। कालिबाफ ने दावा किया अभी हॉर्मूज स्ट्रेट वाला दांव आधा ही चला है, क्योंकि कुछ जहाज ईरान टोल देकर गुजर रहे हैं। एक तरह से ये हॉर्मूज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की चेतावनी है। इसके अलावा ईरान ने बाबल मंदेब वाला कार्ड का डर दिखाया। इसके जरिए ईरान यूरोप और अमेरिका में तेल संकट वाली तबाही ला सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन को अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने वाला कार्ड भी खेल चुके हैं। साथ ही संकेतों में कालिबाफ ने तेल पाइपलाइन वाले कार्ड का भी जिक्र किया, जिसे अरब देशों की उन तेल पाइपलाइन से जोड़कर देखा जा रहा है जिन पर ईरान ने युद्ध के दौरान हमला नहीं किया। कालिबाफ का दावा है कि अगर ईरान ने अपने सभी पत्ते खोल दिए तो दुनिया में तबाही आ सकती है और ऐसे हालात में राष्ट्रपति ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रंप लगातार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि नाकाबंदी कारगर है, जिससे ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह से बंद है, जबकि ईरान का दावा है कि वो नाकाबंदी के बीच भी तेल का निर्यात कर रहा है और अमेरिकी नाकाबंदी के आगे सरेंडर नहीं करेगा। फूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।